हाँ सर, टेस्ट 3 जो हुआ था, रिवीजन टेस्ट हुआ वाला। देखो कौन सा, ओल्ड पोर्टल में, न्यू पोर्टल पे, किस पे हुआ था? सर न्यू पोर्टल पे। तो न्यू पोर्टल पे। अच्छा देखो मैं खोलता हूँ, ये इसमें से कौन सा है? ये टेस्ट 13 वाला? सर रिवीजन टेस्ट में क्लिक कीजिए, वहां पर वो जो टेस्ट सीरीज में ऊपर में वहां पर लिखा मिल जाए। टेस्ट सीरीज में? अच्छा मैं पहले किस पे जाऊँ, टेस्ट? सर ये सर लेफ्ट साइड में ऊपर में देखिए, हाँ यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, जो ऑल किया हुआ है ना यहाँ पर टेस्ट सीरीज। ये देखिए एक ऑप्शन है सर, टेस्ट सीरीज ऑल किया हुआ है। अच्छा ये, हाँ हाँ हाँ, अच्छा यहाँ रिवीजन टेस्ट, यस सर, ओके। रिवीजन टेस्ट में, हाँ यस सर। इसमें कौन सा? ये टेस्ट 3 है ना एमएस का, वो वाला सर। मैं तो मैंने टेस्ट दिया ही नहीं, पर मैं देख लेता हूँ, तो चलो सबमिट कर देते हैं। नेक्स्ट। तो यहाँ से टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, और हाँ ये टेस्ट स्टार्ट हो गया ना। ओके, बताओ कौन सा क्वेश्चन पूछना है, कैसे देखते हैं? सर एक पिछले पेपर में भी डाउट था। हाँ बताइए क्या था। मैं सर सेंड कर देता हूँ एक बार आपको। हम्म, पिछले पेपर, पिछले का लास्ट क्लास वाला? अच्छा। सर व्हाट्सएप पे भेज। ओके। तो इसमें सर क्या इसको दिक्कत है? हम्म, सर इसे काई स्क्वायर से करेंगे ना? हाँ उसमें तुम्हें डिस्ट्रीब्यूशन देख लो क्या आएगा। नॉर्मल का स्क्वायर था सर, तो हाँ काई। हाँ, उस तरह शिफ्ट करके हो जाएगा, अंडर एच नॉट कर लो ना, होता है ना, डेफिनेशन लगा लो सिग्निफिकेंस लेवल का। जी सर, यही पूछना है, सिर्फ काई स्क्वायर से ही होगा ना, क्योंकि आंसर मेरा हाँ हाँ, डिफरेंट आ रहा था। नहीं नहीं, काई स्क्वायर का वो डेटा यूज होगा, डेटा इसको देना चाहिए, दिया है कि नहीं? यहाँ नहीं दिया ना। नहीं सर, वो गूगल हाँ वो मतलब देना। गूगल से टेबल से चेक किया था, तो आंसर डिफरेंट आ रहा था। नहीं नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए, तो हम करके देख सकते हैं, तो मैं को आईपैड से ज्वाइन करता हूँ ताकि देख सकते हो। तो इसको हम देखेंगे। देखो तब तो इसको मैं सबमिट कर देता हूँ यहाँ पे, तो सबमिट कर दूंगा तो ये रिकॉर्ड। ठीक है, अभी मैं यहाँ से रिमूव करके मैं आईपैड से करूँगा। ओके, तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम जो रिवीजन टेस्ट आपका हुआ था उसका आज डाउट देखते हैं। जैसे S3 जो भी रिवीजन टेस्ट में जो है। तो इसमें जो डाउट है इसमें वो डेटा तुम्हें दिया होगा, जो पेपर ऑफ डेटा देखना पड़ेगा तुम्हें, जब तुमने गलत डेटा उठाए होंगे। सो पहले तुम्हें ऑडिबल हो ना इस डिवाइस से? यस सर। यस सर। हाँ, तो डेटा काई स्क्वायर है ना, तो जो जैम के पेपर में देख लेना, उस तरह कुछ डेटा दिए होंगे वो उठा लेना। पेपर देखने में गलती हो जाती है, तो उससे मुश्किल तो मुझे नहीं लग रहा कुछ क्वेश्चन में, फिर भी मैं बताऊँ, देखो।
ओके तो यहाँ पे क्या है कि ये जो क्वेश्चन था एक लास्ट टेस्ट में आई थिंक था, तो जिन अगर किसी ने कर लिया तो भेज देना, देख लो आंसर आया तो उसमें ये है कि x1 x2 xn जो है ये लास्ट टेस्ट का है। दिस इज IID नॉर्मल 0 सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। एंड कह रहा है कि h0 जो है दिस h0 इज सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और h1 में है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और आपको रिजेक्शन रीजन भी दे रखा है, मोस्ट पावरफुल टेस्ट रिजेक्ट h0, सो दे रखा है रिजेक्ट h0 इफ समेशन xi स्क्वायर इज लेस देन सम c, है ना, i फ्रॉम 1 to 9 और c टू विच लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.1, तो पावर पूछ रहा है तो मुश्किल तो नहीं है ना, अल्फा लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन, है ना, डेफिनेशन जो है रिजेक्टिंग h0 व्हेन h0 इज ट्रू, यही था। तो यहाँ पे जस्ट आप पुट करोगे, ये आपको दे रखा है 0.1 है ना, ये 0.1 है। सो यहाँ पे क्या है कि प्रोबेबिलिटी ये है समेशन xi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n लेस देन c गिवन h0 में क्या है सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू 2 है, सो सिग्मा स्क्वायर इज 2। अब उसके हिसाब से इसको कन्वर्ट कर लो, तो 0.1 प्रोबेबिलिटी समेशन xi स्क्वायर अपॉन, चलो 2 से डिवाइड कर दो, 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, हाँ सर, काई स्क्वायर 9 बन जाएगा। राइट। तो इसको एक्चुअली हम लोग काई स्क्वायर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो है ना, तो एक्स आई माइनस है ना, ऐसा होता है ना, एक्स आई माइनस, जैसे मीन तो 0 है ही, तो एक्स आई माइनस 0 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन दिस होल स्क्वायर, है ना। अब ये गिवन का काम एक्चुअली खत्म हो गया जो था यूज कर, तो ये हमारे पास क्या हो गया कि सिग्मा स्क्वायर को गिवन है, सो दिस इज स्टैंडर्ड नॉर्मल स्क्वायर का स्क्वायर 1, यहाँ सैंपल साइज कितना था, 10 था क्या, एक मिनट, 1 to 9। हाँ तो ये 1 to 9 था एक्चुअली, यहाँ मैंने n तक लिखा होगा, तो ये क्वेश्चन में 9 तक है। ओके तो ये 9 तक है, तो यहाँ से n हमारा 9 हो गया, ठीक है, n इज 9, so 0.1 is equal to probability this distribution is chi square 9, यही ना, अच्छा ये बोल गया लेस देन c, so लेस देन c, यही ना, c/2। अच्छा यहाँ पे तो हाँ रीनेम कर सकते हो, ओके चेक कर लो, हमने क्या किया था 2 से डिवाइड किया था ना, हाँ वो करना पड़ेगा, चेक कर लो पड़े ना, 2 से हमने डिवाइड किया दोनों तरफ, तो यहाँ c/2 है, ये chi square 9 हो गया। तो अब बताओ यहाँ से क्या होगा, ये c/2 का नोटेशन क्या है, तुम लोग जब काई स्क्वायर का लिखते हो तो क्या होता है, जैसे ये नंबर है ना लेस देन सम नंबर, ये c/2 है, सो लेस देन सम नंबर इज 0.1, इधर 0.1 है और इधर 0.9 होगा, यही ना। तो इस c/2 को मैं यस सर, काई स्क्वायर का टर्म में क्या लिखूंगा c/2 को, c/2 इक्वल टू काई स्क्वायर n 9 1 माइनस अल्फा। हाँ तो यहाँ 0.9 हो जाएगा, यही ना, जो राइट साइड में है वो, क्योंकि इससे यस लेस सर, जो है, तो यहाँ से ये जो c/2 हो गया दिस इज काई स्क्वायर 9 0.9, है ना। अब ये तुम्हें नंबर ढूंढना पड़ेगा ये क्या है, तो ये जैम के पेपर में हालांकि ये हाँ सर, गिवन ये होता वैल्यू नहीं मिला तो ये प्रॉब्लम भी नहीं हुआ उस दिन। है, हाँ तो इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि हमने दिया नहीं है उस पेपर में, सो ये हमारी गलती है। एक्चुअली यहाँ पे जैम के पेपर में ये फर्स्ट पेज पे दिया होगा आपको, तो जब ये वैल्यू आपको दिया होगा तो जस्ट आपको क्या करना है ना, ये वाइन हो यहाँ सी आ जाएगा, अब ये वैल्यू देख लो, मतलब जो भी तुम्हारा आंसर होगा करेक्ट होगा, ठीक है ना, वो अगर गलत आ रहा है तो हमने आंसर तो गलत लिखा है उसमें, क्योंकि जब वैल्यू दिया ही नहीं तो कैसे करेक्ट आंसर लिखे। सो यहाँ से क्या करना है, पता प्रोसीजर तो आपको भी पता है क्या करना है। अब ये वैल्यू कितनी है बताओ, तो तुम्हें आइडिया है तो ये टेबल देख के या जैम के पेपर में दिया होता है, सो ये किसी पेपर में अगर अवेलेबल है तो यू सी दैट डेटा कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है ना, तो यहाँ से ये आ जाएगा तो यहाँ सी निकल जाएगा, ठीक है ना, सी जो भी आएगा। अब उसके बाद सर वो ऑनलाइन कैलकुलेटर उससे निकाला था सर। हाँ तो उसमें चेक कर लो क्या आता है उसके हिसाब से क्या है, अब वो देखना पड़ेगा वो करेक्ट भी है कैसे है। ये सर ये मेथड ही पूछना था बस कि वो तो गलत है ना, बाकी वो डाटा जो भी होगा जैम में आपसे गलती नहीं होगी, क्योंकि जैम में आपको दे रखा होगा तो वो आपसे गलती नहीं होगी। सी यहाँ से आ जाएगा, फिर आपसे पावर पूछा है तो पावर प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h0 व्हेन h1 इज ट्रू, यही ना। सो ये हो गया। अब आप सिस्टम में क्या था, सिग्मा स्क्वायर कितना था 1 था, तो उसके हिसाब से फिट कर लो इसको अब, है ना। सो ये बस पुट कर देना है आपको यहाँ से कि प्रोबेबिलिटी समेशन xi स्क्वायर i फ्रॉम 1 to 9 दिस इज लेस देन c गिवन सिग्मा स्क्वायर इज 1। अब ये तो ऐसे ही वो बन गया। सो प्रोबेबिलिटी ये हो गया काई स्क्वायर यहाँ से
ठीक है ना, ये जो है 9 ही हो गया ना, लेस देन यहाँ ये एक्चुअली सी जो यहाँ से आएगा वो 2 टाइम जो भी नंबर आएगा वो देखना पड़ेगा क्या है। और ये डेटा भी फिर से आपको एग्जाम के पेपर में दे रखा होगा यहाँ पे कि ये नंबर जो भी सी आ रहा होगा, सी यहाँ से कोई नंबर आएगा ना, सो वो नंबर क्या होगा वो भी फिर आपको वहाँ वैल्यू दे रखा होगा एग्जाम में। सो लेस देन लाइक सी हो गया, ऐसा समझ लो। अब ये यहाँ से हमें क्या जरूरत है, जो भी सी होगा एक्चुअली वो मतलब ये सी तो यहाँ से निकल आएगी, फिर वो पुट करना है, फिर से टेबल से आ जाएगा, ये वैल्यू दे रखी होगी। तो हमें इन 2 डेटा की जरूरत है यहाँ पे, वो दे रखा होगा पेपर में, ठीक है ना, क्या होगा ये, तो उसको यूज करके आप ओके सर। चलिए तो इसमें आते हैं। तो मैं न्यू पोर्टल अभी खोल रहा था, सो हमारा है सुप्रीमम, है ना। सो ठीक है ना, तो अभी हमने टेस्ट मैंने दिया था जस्ट, यहाँ पे एनालिटिक्स में होगा। सो ये है ना, तो ये कैसे खुलेगा, जिन लोगों ने टेस्ट दिया पहला खुलना है ना, पहले वाला है ना, टेस्ट 3। सो क्या एनालिटिक्स में इधर तुम लोग कैसे ओपन करते हो, टेस्ट अगर दे दिया हमने कैसे ओपन करेंगे इसको फिर? सर राइट में जो या फिर एनालिटिक्स में जाके इधर सॉल्यूशंस आएगा। ये तो कुछ दिख नहीं रहा मुझे। तुम लोग कैसे एनालिटिक्स स्टडी मटेरियल में वहाँ एनालिटिक्स में जाइए, एनालिटिक्स में चले गए, उसके बाद फिर टेस्ट पे क्लिक लास्ट करें। में सॉल्यूशन होगा। सर डेस्कटॉप साइट अच्छा ये एक्चुअली आईपैड में है, यहाँ प्रॉब्लम है क्या? साइट खोलो। हाँ सर, ठीक है देखते हैं। हम्म इसमें यहाँ लैपटॉप में खोलोगे? राइट राइट में देखो, राइट सर में जो राइट में आ रहा है ना ग्रे में, स्क्रॉल करो। अच्छा यहाँ पे, ओके ओके समझ गया, ये वाला जो है स्टेटस में है। ये स्टेटस। ओके ओके ठीक है। सो इसमें है ऊपर सॉल्यूशन में, सर नीचे टेस्ट एनालिसिस के नीचे। ये सॉल्यूशन में है। अच्छा ओके ठीक है, जो लोग टेस्ट देते हैं उनको फ्रिक्वेंटली तुम यूज करते हो, तुम्हें पता है, मैं टेस्ट तो दिया नहीं तो मुझे पता है पोर्टल का। ओके तो चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर। इसमें सर 48 का सर क्वेश्चन नंबर 9, सर क्वेश्चन नंबर 9। 9 ये है, क्या है इसमें? x1 x2 xn are IID normal θ1 random variables, theta take only integer values। तो यहाँ जो पैरामीटर स्पेस है उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यूज है ना, so theta takes only integer values। तो कह रहा है which of the following is maximum likelihood estimator of theta। so MLE क्या होगा? so तुमको अब ये देखना है कि इसका लाइक्लीहुड फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। तो ये बताओ अच्छा अगर इंटीजर वैल्यूज हैं सारी थीटा की, तो थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए MLE नॉर्मली क्या होता है, x बार होता है ना, लेकिन यहाँ पे x बार जरूरी है कि इंटीजर आएगा? इंटीजर जरूरी नहीं आएगा क्योंकि जब हम फाइंड करेंगे तो उस केस में आपको ये देखना है कि किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा। तो आई थिंक उसके लिए ये क्या लिखा है, इंटीजर क्लोजेस्ट टू x बार इन्होंने दिया है, क्यों हमें देखना पड़ेगा मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा। फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारा घर अच्छा लाइक्लीहुड का नेचर क्या है यहाँ पे, तुम देखो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है थीटा के रिस्पेक्ट में, निकाल सकते हो ना। मतलब MLE का डेफिनेशन आपको पता ही है कि थीटा की वो वैल्यू जिसके लिए हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम हो। यहाँ पे जो पैरामीटर स्पेस है, यहाँ पे जो पैरामीटर स्पेस है वो जस्ट आपका इंटीजर वैल्यूज ले रहा है ना, लाइक 0 प्लस माइनस 1 इस तरह से, ये बोला ना कि इंटीजर वैल्यूज ले रहा है, और जो सैंपल है आपका वो नॉर्मल थीटा कॉमा 1 है।
सो यहाँ से क्या होगा कि जस्ट आप लाइक्लीहुड फंक्शन है ना जब लिखोगे, आप सब पता है कैसे लिखते हैं, i फ्रॉम 1 to n है ना, 1/√2 पाई सिग्मा 1 है e की पावर माइनस हाफ x माइनस थीटा या xi माइनस थीटा होल स्क्वायर। सो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ यहाँ पे तुमसे कि ये तो हो जाएगा 1/√2 पाई इसकी पावर n है ना, e की पावर माइनस हाफ समेसन xi माइनस थीटा होल स्क्वायर। ये देख लो। अब यहाँ पे क्या है, ये बोल रहा है कि ये क्वांटिटी एक्चुअली ये मैक्सिमम थीटा किस वैल्यू पे होगी। वैसे तो तुम क्या करते हो, जनरली हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेते हैं इसका। यहाँ भी अगर लॉग ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरली हम ऐसे ही करते हैं। सो एक n हो गया माइनस n log √2 पाई, ठीक है, फिर माइनस हाफ समेसन xi माइनस थीटा होल स्क्वायर। अब तुम जब इसको डिफरेंशिएट करते हो और इसको जीरो पुट करते हो तो क्या मिलता है, थीटा अगर इसमें जब डिफरेंशिएट करते हो तो x बार मिलता है ना। हाँ सर। x बार अगर इंटीजर आ गया तो ठीक है वो आंसर है, अगर इंटीजर नहीं आया तो सो हाउ विल यू डिसाइड। जैसे थोड़ा सा इसको ओपन करता हूं मैं, बाकी लोग बता सकते, जिन लोगों ने सॉल्व किया तो वो बेटर बता सकते हैं, अगर सॉल्व कर रखा है तुम्हें आइडिया है। सो यहाँ से आ जाएगा तुम्हारे पास कि लाइक हाफ है ना, और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा लो। सो लाइक a स्क्वायर, मतलब ऐसे ओपन कर देता हूँ मैं डायरेक्टली, तो हो जाएगा -2 थीटा समेसन xi और लास्ट में हो जाएगा प्लस में n थीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे ये है कि जैसे हम जीरो, अब ये तुम्हें देखना है कि ये फंक्शन क्या है थीटा के रेस्पेक्ट में। अगर थीटा को तुम जैसे ये क्वांटिटी तो स्क्वायर में है ना, तो ये डेविएशन एक्चुअली स्क्वायर है ना, मतलब डिफरेंस का स्क्वायर है xi से। तो मतलब क्या कहना चाह रहा है, देखो जैसे क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे एक्स बार मान लो अभी कि एक्स बार पे ये मैक्सिमम है, लेकिन वैल्यू अगर एक्स बार इंटीजर है दैट इज फाइन। मतलब जो तुम इसको जीरो पुट करोगे, ये क्या लिख रहा हूँ मैं अभी, तो जस्ट ये लॉग एल है, लॉग लाइक्लीहुड फंक्शन है ना, स्मॉल एल थीटा लिखते हैं हम इसको। तुम यहाँ पे स्मॉल एल थीटा है ये क्वांटिटी जो ऊपर है, तुम एल डैश थीटा निकालते हो, इसको जीरो पुट करते हो, तुम्हारा थीटा का वैल्यू आता है एक्स बार। ये तो सबको पता ही ना, ये तो पता ही है, जस्ट मैं प्रोसीजर रिपीट कर रहा हूँ। और अब क्वेश्चन ये है कि अगर इंटीजर आया, इफ दिस इज इंटीजर, सो लाइक ऐसा है कि इफ थीटा जो है इंटीजर है ना, सो आंसर ठीक है कि लाइक तुम्हारा वो आ जाएगा इफ एक्स बार इज इंटीजर, सो ठीक है एक्स बार तुम्हारा एम हो गया। लेकिन अगर एक्स बार इंटीजर नहीं है तो, क्योंकि जरूरी ना इंटीजर होना हो ना, क्योंकि इस क्वेश्चन में ऐसा कहा है कि एक्स, तुम्हें ऑब्जर्व्ड वैल्यू दे रखी होगी ना, तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू कुछ भी आएगी ना, सो एक्स बार कुछ भी हो सकती है, बट एमएलई हमेशा क्या होगा, इंटीजर ही यहाँ पे आएगा। क्यों, क्योंकि इसने कहा है पैरामीटर स्पेस इंटीजर वैल्यूड है, तो एमएलई हमेशा एक्स बार के क्लोजेस्ट जो होगा वो इंटीजर हो जाएगा। तो उसी को मैं जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से बताओ आगे कि वो अगर एक्स बार से 22.999 आएगा, तो अगर इंटीजर उसके क्लोजेस्ट 23 होगा, एक्स बार तो होगा नहीं, फिर 23 आएगा, और थर्ड ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग वो 22 हो जाएगा। तो उस उधर ज्यादा वेरिएशन आएगा, जबकि 23 लेने से कम वेरिएशन आएगा। मतलब वैल्यू उसके हिसाब से उस पे मैक्सिमम रहेगी, क्योंकि हमें इंटीजर ही सिर्फ लेना है, तो जो भी है बीच की वैल्यू नहीं है, इंटीजर वैल्यूड ही है। सो जो भी सर अगर 22.5 आता है सपोज एक्स बार, तो फिर कैसे करेंगे सर? तो उस केस में क्या होगा, हाफ का डेविएशन है ना, तो हाफ तुम आगे हाफ पे सेम ही वैल्यू दे रहा होगा, हाफ प्लस हाफ माइनस पे, तो सेम ही आंसर दे रहा होगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे हाफ का डेविएशन है ना, तो उस पॉइंट पे मतलब अगर मान लो ऐसा हो गया कि एक्स बार तुम्हारा आ गया 22.5 जैसे तुम कह रहे हो, तो एक पॉइंट पीछे आओगे, एक पॉइंट ये इक्वल वैल्यू दे रहा होगा दोनों पॉइंट, मतलब उसके हाफ आगे जो नंबर है, सपोज तुमने कहा 22.5 है, तो 23 और 22 उन दोनों पे क्या हो रहा होगा, सेम वैल्यू ले रहा होगा फंक्शन, मतलब लाइक्लीहुड की वैल्यू सेम आएगी उस केस में। तो सर ऐसे कह सकते हैं कि वो एक स्पेसिफिक केस में सी वाला ऑप्शन ट्रू हो रहा है, इन जनरल नहीं हो रहा।
हाँ, तो हमें इन जनरल क्या देखना है, तो इन जनरल इसमें ऑप्शन क्या बनाया है, पहले तो एक्स बार है, तो एक्स बार जरूरी नहीं हर बार इंटीजर ही हो, अगर इंटीजर की गारंटी है तो एक्स बार करेक्ट आंसर होगा। दूसरा कह रहा है कि इंटीजर क्लोज है एक्स बार के, तो क्लोज क्या मतलब हो गया जिसका गैप कम है ना, अगर 22.8 है फॉर एग्जाम्पल 23 आंसर हो गया, 22.2 है तो 22 आंसर होगा। क्योंकि वहां पे है तो एक्स बार, क्योंकि एक्स बार की वैल्यू पे मैक्सिमम है, लेकिन एक्स बार एमएलई कंसीडर तब होगा जब वो इंटीजर हो, क्योंकि थीटा सिर्फ इंटीजर वैल्यू कंसीडर कर रहा है और थीटा इज इक्वल टू एक्स बार आया जो कि क्रिटिकल पॉइंट है। तो हमें मतलब जस्ट एक मैक्सिमम मिनिमम का कॉन्सेप्ट उस टाइप से, तो जो इंटीजर वैल्यू अगर इंटीजर नहीं है तो किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा वो तुम्हें देखना है, तो जो क्लोजेस्ट इंटीजर होगा उसमें मैक्सिमम होगा, ये तुम्हें देखने की विजुअलाइज करने की कोशिश करो। इंटीग्रल पार्ट में प्रॉब्लम ये हो गया कि अगर 22.9 भी है तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 22, 20 जबकि 23 पे आंसर ज्यादा होगा, मतलब मैक्सिमम हो जाएगा, उससे क्लोज है ना, तो ग्राफ उसके हिसाब से है ना उस पर वैल्यू कम लेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ इस तरह से, इसमें ये कह रहा था कि ये 22.5 है मान लो यहाँ पे, तो ये मैंने कहा कि इस केस में इन दोनों पॉइंट सेम आंसर देगा क्योंकि 5 का गैप है, लेकिन अगर 20.8 होगा तो 23 पे एक्चुअली वैल्यू ज्यादा होगी, 22 पे कम होगी, क्योंकि है ना इस तरह से है, मैं देख सकते हो क्योंकि एक्स बार का सिमेट्रिक होता है ना ये अभी एमएलई के लिए। सो इसीलिए ये आंसर करेक्ट है। सी क्या बोला है, सी बोल रहा है कि इंटीजर पार्ट, तो इंटीजर पार्ट गलत हो जाएगा ना, क्योंकि 22.9 पे 22 आंसर देगा, जबकि 23 पे हमें ज्यादा वैल्यू मिलेगा, मतलब व्हेन यू टेक एक्स बार इक्वल 23 या थीटा की वो वैल्यू जिसपे मैक्सिमम आंसर मिले, तो थीटा में 23 लूंगा तो उससे ज्यादा आंसर मिलेगा मुझे एमएलई का। एंड मीडियन, मीडियन नहीं होगा क्योंकि मीडियन मॉड के केस में होता है, यहाँ स्क्वायर है। सो इसीलिए इंटीजर क्लोजेस्ट टू एक्स बार आएगा, है ना, वो तुम्हें थोड़ा ग्राफ बना के देख लेना पड़ेगा। ये जस्ट मैक्सिमा मिनिमा, एमएलई के जो भी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि आपको लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमम करना है थीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए, तो जो भी वैल्यू जिसपे मैक्सिमम होगा वो एमएलई है। ठीक है, ये तो ये आप यहाँ से देख पा रहे हो सिंपली कि वो एक्स बार की वो वैल्यू अगर डायरेक्टली इंटीजर है दिस इज डायरेक्टली एमएलई, इफ इट इज नॉट इंटीजर then you take closest integer to x bar, closest integer to x bar, and that will give you the maximum value. ठीक है, हाँ सर। सर 10 का बता दीजिए आप। सर क्वेश्चन नंबर 8। 8 भी ओके। 8 में क्या है, 8 कह रहा है कि x1 x2 xn is a random sample from a distribution with PDF। इसका मतलब हो गया 3x² i जो लिखा हुआ है इंडिकेटर फंक्शन है, मतलब उसकी वैल्यू 1 होगी जब उस इंटरवल में जो आपको सफिक्स में लिखा हुआ है। सो 3x² when x is 0 to 1 and 0 when x otherwise, ऐसे ही पता चल गया। which of the क्या था, which is the PDF of minimum, तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, ये तुम्हें ऑर्डर स्टार्ट का फॉर्मूला पढ़ा है ना, हाँ तो बस इसमें क्या प्रॉब्लम है आपको, देखिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ये जो 8th है इसमें आपको fx कुछ इस तरह से लिखा हुआ है 3x² जब x की वैल्यू 0 से 1 में है, 0 अदरवाइज, यहाँ है x की वैल्यू 0 से 1 में है, ऐसा है, बाकी अदरवाइज 0 है। वो लिखने का तरीका अलग है, वो i जहाँ लिखा हुआ है i है इंडिकेटर फंक्शन आगे डिफाइन किया हुआ है, तो 0 से 1 में 3x² है। अब बोल रहा है कि y एक फंक्शन आपका है मिनिमम, तो y जो है वो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, मिनिमम ऑफ ऑल। तो क्या आप इसका फॉर्मूला नहीं जानते कि मिनिमम का पीडीएफ क्या होता है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, तो आ जाएगा उससे, प्रॉब्लम है कुछ, मतलब आई थिंक मैच नहीं कर रहा क्या, ऐसा कुछ, हमारे पास डायरेक्टली फॉर्मूला है ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स में ना, क्या फॉर्मूला है, n टाइम 1 माइनस CDF इसकी पावर n-1 इंटू PDF, यही है ना जी, तो डायरेक्टली यूज कर लीजिए, ये आंसर आ जाएगा, चेक कीजिए। यहाँ PDF है, आपको CDF निकाल लीजिए यहाँ से और उसको यहाँ पुट कीजिए आप, तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। CDF आई थिंक इसका x³ आएगा, तो देखिए क्या आंसर होना चाहिए। कोई मैच कर रहा है भाई, डी। इन्होंने y के टर्म में लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं x के टर्म फॉर्मूला तुम y के टर्म में लिख लो। सो n टाइम 3y², हाँ ठीक तो है। ये i फिर से जो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब i का मतलब है वैल्यू 1 है उस इंटरवल पे, तो यहाँ क्या है, ये कब होगा जब x की वैल्यू 0 से 1, मैं x के टर्म में लिख रहा हूँ, अगर आपको y के टर्म में चाहिए तो आप जहाँ जहाँ x लिखा मैंने y कर लीजिए, आप कोई प्रॉब्लम, यू कैन जस्ट पुट इट y है, तो यहाँ y हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आंसर डी आ जाएगा, जब आप पुट कर लीजिए जस्ट CDF और PDF रख दीजिए, आंसर आपका डी आ जाएगा। ठीक है,
ठीक है ना, मतलब कर लोगे ना? यस सर, कर ठीक लेंगे। है। सर नंबर 10 सर। हाँ, नेक्स्ट 10 था। तो ये कह रहा है कि सपोज x1 x2 xn इज अ रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन विद पीडीएफ। आपको दे रखा है गामा थीटा, थीटा की पावर थीटा। ओके, तो इसमें क्या है, अल्फा बीटा दोनों थीटा लिया है ना? तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, द मेथड ऑफ मोमेंट्स एस्टिमेटर। तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें EX क्या होगा इस पीडीएफ में? 1। इसमें 1 हो जाएगा EX थीटा 1। बाई थीटा। हाँ, तो x बार इज 1, तो उससे कुछ थीटा मिला नहीं, तो सेकेंड मोमेंट लो। तो सेकेंड मोमेंट जब आप लोगे तो क्या होगा, व्हेन यू कंसीडर सेकेंड मोमेंट, तो उस केस में क्या होगा? सर सेकंड मोमेंट जो सी वाला ऑप्शन है वो आ रहा है। अच्छा अच्छा, उससे आ रहा है ना? ओके, तो एक्चुअली इसने जहाँ से क्वेश्चन उठाए हैं ना, वहाँ प्रॉब्लम क्या है। सो लाइक ये 10th क्वेश्चन में हमें वहाँ स्पेसिफिक लिखा होगा उस तरह से, तब ऐसा। अदरवाइज हमारा जो मेथड है, पहला ये है कि x बार को आपको इक्वल रखना है EX के। अगर इससे थीटा आ जा रहा है, सो दैट इज आंसर। अगर नहीं आ रहा है, देन गो फॉर द सेकेंड मोमेंट, है ना? x बार ये था, x पता ही आपको, x बार का मतलब ये है सेकेंड मोमेंट 1/n समेशन xi स्क्वायर, आप ये कंसिडर करो। तो ये क्या होगा, हम इसको EX स्क्वायर के इक्वल रखेंगे, यही ना? ये सेकेंड सैंपल मोमेंट हो गया और ये सेकेंड पॉपुलेशन मोमेंट हो गया। तो हमें जो जनरल मेथड है वो ये अप्रोच है, ये यूज करना है। तो क्या इससे आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है? सर तो आप इसमें बताइए। वेरिएंस यूज कर लिया। हाँ, एक्चुअली वो किसी ने मुझे भेजा था ये, तो उस बुक में वैसा था। इसका मतलब ये नहीं कि वो जहां से इसने क्वेश्चन उठाए होंगे, मुझे किसी ने भेजा भी था ये। सो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ऐसा करेक्ट है। हमारा ये जनरल अप्रोच है, ये हर क्वेश्चन में ये वाला अप्रोच यूज होगा, दिस इज जनरल अप्रोच। वहाँ वेरिएंस यूज करेंगे, हम भी वेरिएंस यूज करेंगे, इसमें कुछ प्रॉब्लम होगा फिर। आप EX स्क्वायर निकालिए, क्या आएगा? तो EX स्क्वायर अगर निकालोगे तो वेरिएंस ऑफ x प्लस EX स्क्वायर, EX मीन का होल स्क्वायर, चेक करो। सो यहाँ से उसने वेरिएंस यूज कर लिया, फिर तो प्रॉब्लम है ना। जब तक लिखा नहीं होगा आप ऐसा नहीं करेंगे, कहीं स्पेसिफाइड होता है तो ऐसा करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ से कुछ बोलना है जिन लोगों ने सॉल्व किया है? सर यहाँ पे वो तो एक्स बार होगा ना, तो एक्स बार की जगह 1 क्यों पुट किया है, क्योंकि वो मीन 1 है इसीलिए आंसर बी दिया हुआ है। नहीं नहीं, मीन बना है, ये क्यों आया एक्स आई माइनस एक्स बार क्यों आया? ये आएगा ही क्यों? एक्चुअली हुआ क्या, देखो होते क्या है, जो लोग क्वेश्चन बनाते हैं ना, वो डिफरेंट बुक से क्वेश्चन उठा रहे हैं जैसे, तो वहां पे इस तरह का रहा होगा, उसने कर दिया होगा। लेकिन वहां पे देखा नहीं होगा किसमें क्या कुछ स्पेसिफाइड किया होगा। हमारा जो अप्रोच है ये अप्रोच है, तुम एग्जाम में करोगे इस इसमें तरीके ना एक डायरेक्ट से। अप्रोच रहता है कि जो हम्म सैंपल वेरिएंस रहता है ना, हम्म, वो MEM होता है वेरिएंस का, तो वो ओके। यूज किया। तो जो सैंपल वेरिएंस वो ये लिखना चाह रहा है कि ओके, मेथड ऑफ मोमेंट डायरेक्टली मतलब वो यूज कर रहा है कि मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो हाँ कि सैंपल मोमेंट जो है, तो वेरिएंस का एस्टिमेटर क्या है, ये ऐसा कह रहे हो तुम, EX स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ x, हाँ इस तरह सर, वो से? छोटा वाला S, मतलब जिसमें हाँ 1/n होता ओके, है। हाँ ये MM ही होता तो यहाँ पे मतलब आप ये करो 1/n समेशन xi माइनस म्यू, ये है। यूज कर एक्स रहे बार एक्स बार एक्स बार हो। हाँ, तो x बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस x। हाँ अच्छा, तो वेरिएंस यहाँ थीटा आ रहा है, हाँ लेकिन हमने तो ये पढ़ा नहीं ना, हमने तो ये यूज किया ही नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/n x समेशन xi माइनस, और इसको वेरिएंस ऑफ 1 बाय सर थीटा। 1/थीटा है अभी। अच्छा 1/थीटा आ रहा है, ओके। सो चेक करो जो भी है, 1/थीटा आ रहा है। अच्छा, और यहाँ x बार को 1 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि कि यहाँ ऐसा पता ही हो है रहा ना, मीन मीन 1 है। है, यहाँ से वो हो रहा है, इसलिए आप कह रहे हो। हाँ अच्छा, तो फिर तो आंसर तो सी भी सही होना चाहिए ना सर। एक मिनट। तो ये थीटा इज इक्वल टू ये, जैम में इस तरह कॉन्सेप्ट पे कोई क्वेश्चन आया नहीं अभी तक। सो जैम में डायरेक्टली है तो मोमेंट इक्वल करो, उससे ही आंसर आ जाएगा सारे। तो इसमें क्या है,
इसे फर्स्ट मोमेंट यूज कर रहा है, मतलब वो एक्स या क्या ही है, मतलब फर्स्ट रिजल्ट से एक्स बार की वैल्यू 1 आ रही, शायद वो यूज कर रहा होगा। हाँ तो वैसे तो मतलब हालांकि आंसर देख के ये अप्रोच आ जाएगा, ये जिन लोगों ने सॉल्यूशन देखे, मुझे भी सॉल्यूशन भेजा था किसी ने इसका, बट दैट इज नॉट जनरल अप्रोच, आई थिंक सो। ठीक है ना। हम क्या, अच्छा इससे क्या आता है, अगर हम इससे करें तो इससे क्या आंसर आता है, यहाँ से अगर ले जाओ तुम, ये कितना आएगा 1/θ, और यहाँ पे क्या आता है +1²। चेक करो ये एक्स कितना आता है, यहाँ पे ये एक्स 1 ही आया था ना। हाँ सर। तो इससे क्या आएगा, तो सिंप्लीफाई करके देखो, क्या इससे वही अप्रोच सेम आंसर आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि इससे सिंप्लीफाई करके देख सकते, यहाँ से तुम अगर यहाँ से तुम ओपन करो इसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ से थीटा निकालो, तो क्या इक्विवेलेंट आ रहा है इसके, अभी तो ऐसा आ जाएगा 1/n समेशन xi स्क्वायर -1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आ रहा है, तो वैसा सर सेम सेम आएगा ना। तो बस वही कह रहा हूँ, तो ये जरूरी है कि ये अप्रोच यूज करना, कि हमने जो पढ़ा है एक जनरल अप्रोच वो यूज करेंगे, इसको आप सिंप्लीफाई करके क्या कर सकते हैं n/n कर लेंगे, है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो वहां से क्या आएगा, और फिर उसको आप कर सकते हो, आई थिंक हो जाएगा, चेक करके देखो उससे कुछ रिजल्ट भी है। मतलब अभी 1/θ यहाँ पे लेफ्ट में सर, ये 1/θ है अभी, तो इसको सिंप्लीफाई करो क्या आता है, इसको देखो करके। ठीक है, ये हो जनरल जाएगा। अप्रोच है, ये आप करके देखो हो जाएगा, वो जनरल अप्रोच ये है, यही यूज करो, क्योंकि ये कुछ वैसा है कि है ना रिजल्ट होगा, बट हमने ऐसे यूज नहीं किया है, इसी से सारे आंसर आ जाएंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो तो उससे आ जाना चाहिए, ठीक है ना। ओके सर। नेक्स्ट बताइए। 48 टू इंडिपेंडेंट इवेंट, ये ना E and F सच दैट, अच्छा E इंटरसेक्शन F 1/6 है, और यहाँ मतलब थोड़ा मिस्टेक यहाँ देख रहे होंगे आप, F कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट, तो ये थोड़ा आप तो ई होगा शायद। हाँ कॉमन सेंस से समझ जाएंगे कि E होगा, क्योंकि हमारी मिस्टेक है मतलब टाइपिंग की और प्रोपरेटिंग की। तो सर अब यहाँ दो वैल्यू आई थी ई की, एक तो 0.5 और एक आई थी 2/3 0.66, लेकिन देखिए तो यहाँ पे लिखा ना PE मोर ग्रेटर देन, देन, यस सर, तो वही 0.66 होगा एंड आंसर शायद 0.5 अपलोड होगा। अच्छा इन्होंने ये लिख दिया, अच्छा चेक कर लेते हैं, रुको। पूछा क्या है, PE पूछा है, जो लार्जर है वो लेना है ना। अच्छा हाँ तुम सही कह रहे हो, जैसे यहाँ पे क्या है कि दो वैल्यू दोनों की आ रही होगी, मतलब लाइक XY टाइप का, मान लो EX x है और PE x है और PF y है, तो लाइक इक्वेशन हो गए ना, यहाँ पे दो इक्वेशन आ जाएगी, दो अननोन है, दो दो वैल्यू आ रही होंगी, तो तुम्हें वो कंसिडर करना है, इसमें ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, जहाँ x मोर देन y है वो वाला केस लेना है। हाँ तुम सोच सकते हो, बाकी लोगों का क्या है 0.5 लगा दिया, ये प्रॉब्लम सबके साथ है, देख लेते हैं एक बार वेरीफाई कर। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ F आपका 1/6 है, और जो सेकेंड कंडीशन है E कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन F कॉम्प्लीमेंट 1/3 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ, सर हाफ इंटू 1/3 आया था क्या किसका आंसर 1/3 आएगा, सर। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हाफ आ रहा था और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1/3 आ रहा था, ओके ओके इसीलिए चेक कर, 0.5 है। ठीक है वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास है, सो लाइक सिंपली यू कैन सी, मान लो मैं XY इसको X इसको Y ले लेता हूँ, तो यहाँ पे X इंटू वाई जो है 1/6 हो गया, और यहाँ पे क्या हो रहा है E कॉम्प्लीमेंट F कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में ही है ना, सो दोनों इंटरसेक्शन में है। सो ओके तो ये हो गया 1 - x इंटू 1 - y, दिस इज 1/3। ओके तो तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि दोनों का प्रोडक्ट ऐसा हो जहाँ पे ऐसे हो जाए ना। हाँ सर। कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हो, बताओ कौन सा कॉम्बिनेशन है। हाफ इंटू 1/3। अच्छा चलो मैं फिर से लिखता हूँ, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, तो हाफ इंटू 1/3 ये 1/6 हो रहा है, और 1 माइनस हाफ हाफ ही रहेगा, 1 - 1/3 2/3 रहेगा, तो मल्टीप्लाई हो कितना हो जाएगा 1/3। यही कॉम्बिनेशन है, इसी को तुम चेंज कर सकते हो, सो 1/3 इंटू 1/2, सो 1 - 1/3 इंटू 1 - 1/2। ठीक है, देखो तुम्हें पता है कि ये दो इक्वेशन दो अननोन है, क्वाड्रेटिक ही बनना है एंड में,
तो 2 ही सॉल्यूशन आएंगे। तो 2 डिफरेंट वे में तुम लिख सकते हो इसको, तीसरे वे में नहीं लिख पाओगे, तुम चेक कर लो। दूसरे वे का मतलब ये x जब हाफ है या x 1/3 है, 2 पॉसिबिलिटी है बस, कोई तीसरा पॉसिबिलिटी नहीं आएगी। ठीक है ना, ये 1/3 है, चेक कर लीजिए। तो इसका मतलब ये है कि जब x हाफ है एंड उस केस में y 1/3 है, एक पॉसिबल सॉल्यूशन ये है। और दूसरा पॉसिबल है कि जब x 1/3 है एंड उस केस में y 1/2 है, दूसरा ये पॉसिबल, कोई एक ट्रू होगा। अब हमें उन्होंने बोला था कि तुम PE मोर देन PF लो, सो लाइक x मोर देन y है वो उस वाले केस में। तो हमें कौन सा करेक्ट करना है, तो हमें कंसिडर करना है x हाफ एंड y 1/3। चेक कीजिए। सो ये वाला केस मुझे लेना पड़ेगा। अब इसमें पूछा था PE क्या है, पूछा ना, जो मैं x बोल रहा हूँ। सो ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, एटलीस्ट क्लियर हो गया। यस सर, समझ गया। नेक्स्ट बताइए। 16 तो ये कह रहा है कि x1 x2 xn IID एक्सपोनेंशियल 1 है और mn जो है वो मीडियन रिप्रेजेंट कर रहा है किसका, x1 x2 x2n का, मतलब 2n नंबर्स है तुम्हारे पास, तो 2n - 1 नंबर्स है, ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने कितने मिडिल टर्म होंगे, एक ही होंगे, तो वो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। ओके, तो क्या दिक्कत है इसमें? सो इसमें ना मतलब लास्ट में इन आ जा रहा था, तो इनका कुछ वैल्यू नहीं आ रहा था। चेक करते हैं, हो सकता है ऐसा, चेक कर लेते हैं। सो बताता हूँ मैंने क्या किया। चलिए वो उस देखते हैं। तो हमारे एक्साइज एक्सपोनेंशियल 1 फॉलो कर रहा है, तो e की पावर माइनस एक्साइज यूनिफॉर्म 0 1 फॉलो करेगा। एक्सपोनेंशियल 1 फॉलो कर रहा है, तो e की पावर माइनस एक्साइज ये बोल रहे हो आप? हाँ, ये यूनिफॉर्म फॉलो करेगा 0 1। तो ये यूनिफॉर्म 0 1, इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या है कि जस्ट यू टेक लॉग, अच्छा आपने उस तरीके से सोचा कि log y जो है क्या हो गया, माइनस log y इज माइनस log y xi हो गया, इस तरीके से कुछ। ओके ठीक है, हालांकि वेरीफाई अगर करना है तो मुश्किल नहीं, ऐसे भी वन वे में कर सकते हैं। e की पावर माइनस xi, हाँ एक बार चेक कर लेते हैं, रुको, ई वाई ऑफ वाई क्या होगा, तो इसका बाय डेफिनेशन क्या होता है, एफ एक्स ऑफ एक्स, मतलब फॉर्मूला जो है एफ एक्स ऑफ एक्स एंड डी एक्स अपॉन डी वाई का मॉड। तो एफ एक्स ऑफ एक्स कितना है, ये एफ एक्स है ना, सो ई की पावर माइनस एक्स है ये ना, और डी एक्स अपॉन डी वाई, तो यहाँ वाई जो आपने कंसिडर किया हुआ है वो ई की पावर माइनस एक्स है। तो यहाँ से एक्स निकाल लो चाहो तो, जैसे भी करना है, तो एक्स निकालोगे जैसे आप, तो माइनस लॉग वाई, यही ना, सो डी एक्स अपॉन डी वाई कितना आ जाएगा, -1/y, इसका मॉड ले लो, और e की पावर माइनस एक्स कितना है y आपका, तो ये आपका आ गया, जैसे तो प्रूफ कर दे रहा हूँ मैं। सो ये आपका 1 आ गया, तो मॉड लगा दिया हमने, और y क्या होगा, यहाँ भी x पॉजिटिव होता है, सो x इज मोर देन 0, तो जब x मोर देन 0 है तो e एक्चुअली कभी नेगेटिव वैल्यू ऐसे भी लेता नहीं है ना, तो y मोर देन 0 हो जाएगा। और जब इन्फिनिटी रखोगे, मतलब जस्ट इसका रेंज चेक कर लो ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दिस इज 1 फाइन, मतलब वो रिजल्ट एक है ना कि हमारे पास अगर xi एक्सपोनेंशियल है तो माइनस लॉग xi एक्सपोनेंशियल 1 होगा, तो उस पे कर रहा है ये, तो उसको रिवर्स में जस्ट वेरीफाई कर रहा था। तो ये एक बार चेक कर लो, ये ठीक है। अब रेंज देखना, जैसे मान लो x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी में कुछ भी हो सकती है, तो y है e की पावर माइनस एक्स, तो y की रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है ना, 0 से 1, ठीक है ना, तो वेरीफाई हो गया, यस ठीक है यहाँ तक। सो आगे करते हैं अब। सो हो गया यहाँ तक, ठीक है, y आपका हो गया यूनिफॉर्म हाँ। 0 1। हाँ देन फिर उसके बाद वो ले लिया, एक्सपोनेंशियल ले लिया दोनों तरफ, प्रोबेबिलिटी जो पूछी है -1 से मल्टीप्लाई करके, ताकि जो ये सब करा उसका यूज कर सके। हाँ एक मिनट, तो जैसे हमारा क्वेश्चन था कि जो nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है वो लेस देन इक्वल टू log 2 है, तो इसके आगे अब क्या किया आपने, इसको क्या लिया, माइनस से मल्टीप्लाई करके फिर एक्सपोनेंशियल ले लिया। अच्छा दोनों तरफ माइनस है, आपने मल्टीप्लाई किया, सो माइनस log 2, ओके, एंड सो यहाँ से e की पावर लगा दिया आपने, ओके, जो सो लेफ्ट यहाँ साइड में वो, जो लेफ्ट साइड में वो बीटा n को n फॉलो करेगा। जो लेफ्ट साइड में है ये क्वांटिटी, हाँ सर।
सो अच्छा, इसका फिर वो वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, वो ये हम जानते हैं। यूनिफॉर्म 0 1 में आ गया ना, फिर वो हाँ बीटा का एक फॉर्मूला रहता है ना, k n-k+1 वाला। अच्छा ठीक है, अभी मैं यहाँ पे देख, ठीक है चलो, अभी मान लो बीटा है, ठीक है हाँ, तो यहाँ से ये क्या आया, ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2। ग्रेटर देन 1/2 आ जाएगा, फिर जो लेफ्ट तरफ बनेगा ना वो बीटा n, बनेगा। ठीक तो है, अभी वो डब्ल्यू इज बीटा n, n कॉमा n। हाँ, एक मिनट, उसमें क्या फॉर्मूला होता है nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का? r, n-r+1। हाँ है ना, मतलब अगर kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं हम, सो एक्चुअली तो बीटा n,1 का वर्थ है। हाँ चेक करो, बीटा यहाँ से आएगा r कॉमा, या r अगर बोल रहे हो, या kth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स k कॉमा n-r+k, है ना, सॉरी n-k+1, चेक कर लीजिए। हाँ सर, ये तो यहाँ से पुट करेंगे n, तो क्या होगा, बीटा n,1 n होता है कॉमा 1 सर। हो गया, ठीक है, n कॉमा 1 हो गया, उसके बाद w n, आएगा सर, 1 नहीं, n वो यहाँ पे जो 2n-1 है ना। सैंपल साइज 2n-1 है, ओ यस। सो यहाँ सैंपल जो है, हमने हमें यहाँ पे n लिखा मैंने, यहाँ पे सैंपल हमारा क्या है, ये जो सैंपल साइज था, डॉट 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 है ना, अच्छा 2n-1 है, ठीक है। सो बताओ बताओ, तो चलो अभी तत्काल, हाँ, ठीक है मैं बीटा मान लेता हूँ। n, हो गया ना। तो यहाँ से तुम्हारा nth ले रहे हो, ठीक है, और n-2n-1 माइनस n+1, यही ना। हाँ, ओके, फिर उसके बाद जो बीटा n, है वो सिमेट्रिक होता है 1/2 के अबाउट, ओके तो एक तरीके से मीडियन निकल जाएगा, तो आ गया। हाँ, हाँ, लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ पे ये है, अब जैसे मैं पूछना ये चाहता हूँ, जैसे कोई नंबर है, जैसे फॉर एग्जांपल चलो 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, यही रूल लगा रहा हूँ। तो इसमें क्या है, जैसे आप कर रहे हो कि जो मैक्सिमम है, क्या जो मैक्सिमम है, क्वेश्चन में मैं रिजल्ट ले लेता हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ, क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि मेरे पास अगर वाई आई है e⁻⁻xi, तो जो वाई एन होगा वो e⁻⁻xn होगा, क्या आप इसको यूज कर रहे हो? हाँ सर, ये तो गलत नहीं है, चेक करते हैं, चलिए। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, बिकॉज ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है ये, अच्छा, डिक्रीजिंग है ना, जैसे एक्स बढ़ाओगे तो जो हाँ डिक्रीजिंग तो लार्जेस्ट है, एक्स है, ग्राफ से दिख रहा हाँ जो लार्जेस्ट एक्स होगा, उस पे वाई आई की वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, मिनिमम मिलेगी, है मिनिमम। लेकिन आप तो मैक्सिमम कह रहे हो यहाँ पे। पर मैं तो मिडिल टर्म बोल रहा हूँ ना एक तरीके से। हाँ अब मिडिल पे आते हैं, ठीक है ना, ऐसे वो जो हम यूज करते हैं ना ट्रांसलेशन में, जैसे हम लोगों ने ये यूज किया था, तो वहां डायरेक्टली यूज करते थे, क्योंकि वो इंक्रीजिंग फंक्शन था, है ना, इस तरह से हमने केसेस यूज किए थे, फॉर एग्जांपल दिस है, तो यहाँ चलता है क्योंकि वो इंक्रीजिंग है, तो यहाँ पे ठीक है। अब अगर हम मीडियन की बात करें, जैसे यहाँ पे है, मीडियन तो बाद में आया ना, मीडियन तो बाद में आया, जैसे ये एक्चुअली में आप जो ले रहे थे ना, हाँ हाँ तो आप वहाँ पर 2n-1 सैंपल नहीं ले रहे, आप n सैंपल में निकाल रहे थे मैक्सिमम पीडीएफ। आप अच्छा, जब यहाँ हाँ हाँ या यस 1 सैंपल निकालेंगे तो यही आएगा, बीटा ही बनेगा वो। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है ना, यहाँ पे क्या है, हमने सैंपल साइज n कंसीडर किया, बट क्वेश्चन में क्या है, ओके यहाँ पे शुरू में यही कर रहे थे, अच्छा ठीक है, एक बार करेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ठीक है, मीडियन को ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा, हो सकता है क्योंकि मीडियन बीच वाली वैल्यू सेम ही रहेगी, क्योंकि एक्स साइज इंक्रीजिंग है तो वाई भले डिक्रीजिंग हो, लेकिन मीडियन पे कॉन्साइड कर जाएगा। बट यहाँ पे क्या है, हमने जो फाइंड किया है वो n के लिए किया है, ओके। तो एक मिनट, यहाँ पे क्या है, अगर 2n-1 लो तो क्या होगा, तो हमें वो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना फिर, हाँ यस यस, तो हमें वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो rth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, राइट, जो f(x_r) का है, क्योंकि यहाँ पे सैंपल साइज हम लोग n नहीं लेके 2n-1 लेंगे, यहाँ पे चेक कीजिए। सो यहाँ पे क्या है, 2n-1 है टोटल सैंपल अमॉन्ग x1 x2 x2n-1, फाइन। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास जो भी फॉर्मूला है ना, n फैक्टोरियल r-1 फैक्टोरियल n-r फैक्टोरियल, ठीक है ना, तो उससे भी यही आंसर आ जाएगा, मैं भी करके देखो, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ठीक है, f(x) की पावर r-1। तो यहाँ पे क्या एक्चुअली, यहाँ पे पहला मिस्टेक ये हुआ है कि जो मतलब जो पहले सॉल्यूशन बता रहे थे, तो उसमें क्या है कि हमने सैंपल वो लिया है,
और यहाँ पे xn का डिस्ट्रीब्यूशन, xn इज नॉट द लार्जेस्ट, लार्जेस्ट तो ये वाला होगा ना जो एंड वाला होगा, ये तो बीच में है, तो इसीलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन जैसे यहाँ पे ये सैंपल n के लिए फॉर्मूला है, राइट। तो बताया सही किया ना, ये थोड़ा मिस्टेक ये है। सब लोग समझ पा रहे जो पहले सॉल्यूशन बता रहे थे, ये वाला सॉल्यूशन, इसमें क्या मिस्टेक है? हाँ सर। हाँ, सर। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या कंसिडर कर लिया, सैंपल साइज n कंसिडर कर लिया, दैट इज द मिस्टेक। सो हाँ, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अब मुझे, मतलब आप कर दोगे अब आप उससे, ठीक है ना। हाँ तो सर। यहाँ पे जस्ट उससे हो जाएगा कि आप, हाँ ठीक है, आप इन थॉट स्टैटिस्टिक्स ऑफ पीडीएफ लिख लोगे, वो सैंपल 2n-1 के लिए, जैसे r जो होता है ना वो आप n लो, और जो सैंपल साइज एक्चुअल होता है वो मतलब मान लो कैपिटल N है, दैट इज 2n-1, ठीक है, इससे कर लेंगे। तो इससे भी सॉल्व करके देखो, अब सेम ही आ जाएगा। और यहाँ पे ठीक है, क्योंकि मीडियन के लिए ठीक है, मीडियन यूज कर रहे हैं, दैट इज फाइन। हालांकि क्या प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि हाफ हाफ डेटा हो गया, इसीलिए प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बताइए। तो ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, आप उससे भी कर लीजिए, ये इन्होंने करके बता ही दिया, सो इससे भी आंसर आ ही गया और उससे भी हो जाएगा, ठीक। सो 90। नेक्स्ट। इसमें x1 x2 xn भी इन रैंडम वेरिएबल्स विद मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, और रो आई जे ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, तो इसको निकाल लो, कोवेरिएंस पर निकाल लो इसके ना टर्म में, तो क्या आ जाएगा, रो आई जे सिग्मा आई सिग्मा जे, उस तरह से कुछ आ जाएगा। कोवेरिएंस की बात कर रहा हूँ ना, अगर आप यहाँ से कोवेरिएंस लिखोगे तो ठीक है, तो ये हो जाएगा रो सिग्मा आई, जो भी रो आई जे है सिग्मा आई सिग्मा जे, इस तरह से कुछ। तो अब क्या है कि y आपको दे रखा है समेसन ए आई एक्स आईज, ओके, z है समेसन बी आईज एक्स आईज, सो फाइंड द कोवेरिएंस बिटवीन y एंड z। इसमें क्या प्रॉब्लम है? n क्या है, यहाँ इंटीजर नहीं है, इंटीजर है ना, तो कुछ n फिक्स कर लो, अगर ऐसे दिक्कत हो रहा है कुछ n फिक्स कर लो, उसके लिए देख लो। पहला ऑप्शन ऐसे गलत लग रहा है, क्योंकि सिग्मा आई यहाँ लिखा हुआ है ना, समेसन ए आई बी जे बी आई सिग्मा आई, तो ऐसे ही आउट हो गया। अब बी सी डी में देखना है तुम्हें। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस बॉक्स एन, डिफाइन किया इसको, समझ नहीं किया ना अभी। कोवेरिएंस बिटवीन दिस एंड दिस, चेक करो किसने सॉल्व किया, मतलब मुश्किल तो नहीं लग रहा मुझे, बस फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है। तो पुट करने हैं, y पुट करो, z पुट करो, एंड देन उसको टर्म बाय टर्म ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल ए आई बी आई है ना, तो कोवेरिएंस बिटवीन एक्स आई, तो क्या हो जाएगा, एक्स आई स्क्वायर, तो वो वेरिएंस हो गया है ना। तो कुछ इस तरह से टर्म्स आएंगे। बट ये एन और बॉक्स एन में क्या डिफरेंस है इस क्वेश्चन में, इसने डिफाइन नहीं किया है। क्या ही फर्क पड़ता है सर, एन तो इंटीजर ही होगा। हाँ वही ना, क्या ही, तो इससे क्या डिफरेंस है, जैसे फॉर एग्जांपल ऑप्शन बी और सी में फिर क्या डिफरेंस है ना, ठीक है, जैसे बी बीसी, तो फिर तो सेम ही है, क्योंकि यार जहां से क्वेश्चन उठाया, जिसने भी उठाया है ना, जिसने बनाया पेपर, तो वहां पे कुछ मीनिंग रहा होगा, बट अभी तो इन्होंने डायरेक्टली, अगर बॉक्स इन का मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो वो तो सेम ही है, क्योंकि एन तो इंटीजर ही है, तो इंटीजर के लिए तो एन ही होगा, तो उस केस में तो सेम ही आ जाएगा। और ये 3 बार समेशन लगाने का क्या ही मतलब है, मतलब ऐसे तो दिख रहा है बी सी डी सेम ही ऑप्शन है, क्या ही मतलब है 3 बार समेशन लगाने का डी में, कोई मतलब नहीं है। सर वो बॉक्स का कुछ ना कुछ डिफाइन किया रहा होगा, यहाँ पर मतलब मिस हुआ है।
हाँ, अगर ग्रेटेस्ट लीनियर फंक्शन है तो वो n ही है, अगर कुछ डिफरेंट भी नहीं है तो फिर सोचना पड़ेगा ना, बाकी वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो सी तुम्हें ऐसे ही दिख रहा होगा ना बिना बॉक्स को, बॉक्स कुछ डिफाइन किया होगा जहाँ से क्वेश्चन उठाए होंगे, तो वहाँ बॉक्स कुछ होगा जो डिफाइन किया होगा, क्योंकि जैसे कॉम्बिनेटोरिक्स में बॉक्स एन सेट होता है, सेट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो उस तरह से डिफरेंट मीनिंग्स है, वो डिफाइन किया जाता है। अगर कुछ जो अनयूजुअल नोटेशंस है तो उसको डिफाइन किया जाता है क्वेश्चन में कि वहां पे क्या मीनिंग है उसका। बाकी बीसीडी ऐसे तो सेम ही है, ठीक है ना, अगर हम लोग बॉक्स ग्रेटेस्ट फंक्शन लेके चले तो बीसीडी सेम ही है, तो वही करेक्ट हो जाएगा। और दूसरे प्रॉब्लम मुझे ये लग रहा है यहाँ पे कि ये कोवेरिएंस पूछ रहा है, क्या को रिलेशन नहीं पूछना चाहिए फिर, या अगर कोवेरिएंस ही पूछ रहा है तो यहाँ को रिलेशन क्यों लिखा है फिर, मतलब ठीक है कन्वर्ट हो जाएगा, ओके दैट्स फाइन, है ना, वो कन्वर्ट हो जाएगा समहाउ सिग्मा सिग्मा से, मतलब ओपन करके तुम्हें देखना पड़ेगा इसको। तुम्हारा क्या जिसका डाउट इसमें क्या डाउट था, यही वाला डाउट था या कुछ और था, सॉल्व करके दिखाऊं फिर मैं, जस्ट पुट कर दो उसमें क्या है, टर्म बाई टर्म यू जस्ट टेक कि आई जे जहां इक्वल है वहां वेरिएंस बना दिया, और जहां इक्वल नहीं है वहां को वेरिएंस बना दिया, एंड को वेरिएंस को तुम तो ये देखो कोवेरिएंस कोरिलेशन मिसप्रिंट है क्या, मुझे लग रहा है ये शायद मिसप्रिंट भी है, पूछ रहा है सीओ भी, आंसर COR के टर्म में है, सो इट इज मिस्टेक, जस्ट चेक। जो BCD ऑप्शन में COR यूज किया है ना, तो आप लोग वेरीफाई करके बताओ ये क्या करेक्ट है, मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक है इसमें, चेक कीजिए थोड़े। हाँ सर, ये पहले आया था उसमें ये दिक्कत थी, और की जगह भी होगा। मतलब मिस्टेक है ना ये, क्योंकि CORR वहां यूज कर रहा है ऊपर रो आई जहां लिखा है, तो वो मिस्टेक है, बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या, तो इतना लेट बताना, ठीक है ना, मतलब CO भी है तो CO भी में ही आना है ना, अदरवाइज वो फिर सिग्मा IJ को बैलेंस करना पड़ेगा हमें कोरिलेशन के लिए फिर। ठीक है नेक्स्ट ट्राई करते हैं, बताइए। 21। सो 21 आपको कह रहा है कि फॉर ईच फिक्स्ड लैम्डा मोर देन 0, है ना, X be a Poisson distribution with parameter lambda. Suppose lambda itself is a random variable follows a gamma distribution जो दे रखा है, तो where n is a positive fixed number PDF this। So देखो ये मैंने बताया जिस तरह क्वेश्चन जैम में आएंगे नहीं, ठीक है ना, तुमसे X का PDF पूछ रहा है, सो ये जैम के सिलेबस में नहीं है, इस तरह क्वेश्चन जैम में नहीं आएंगे। ओके 22 बता दीजिए। 22 इसका फिर प्रूफ एक बार मैंने कराया होगा क्लास में, वो फर्स्ट डिस्कशन जब हुआ होगा, तो इसमें क्या था कि जस्ट इसको ओपन करना है तुम्हें, कुछ प्रूफ था, उसको ब्रेक करो T पे, सपोज दैट है ना IID फॉर्म ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट E की पावर लैम्डा X मोर देन इक्वल टू दिस, उसका कोई सही यूज भी नहीं किया था हमने, या कोई रिजल्ट यूज करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज हमने इसका तो सर वही इसे कुछ देखने से तो एक बार ऐसे चेबिशेव इनइक्वालिटी वगैरह दिमाग में आता है। आ रहा है ना, हाँ हाँ, ऐसे तो X मोर देन T है या मॉड X मोर देन T है, मीन क्या है इसका, डिस्ट्रीब्यूशन सच दैट दिस, डिस्ट्रीब्यूशन है तो गिवन नहीं। नहीं हाँ इसने IID है इस तरीके से है कि E की पावर लैम्डा X उसको फॉलो कर रहा है, तो तुम कुछ ऐसे देख सकते हो, कुछ ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन जो सेटिस्फाई कर रहा हो, उससे हम फिर डिस्कार्ड कर सकते हैं, अदरवाइज हाँ उससे कुछ देखो होता नहीं, जैसे क्या होता है ना, जैसे अभी जो क्वेश्चन बनाया एक्चुअली उसको बहुत आइडिया, हमें क्या ना इनइक्वालिटी बहुत सारी प्रॉपर्टी में है ऑलरेडी, लेकिन हमें जैम में सिर्फ उन क्वेश्चन आएंगे मार्कोव या चेबीशेव लगेगा, और कोई तीसरी इनइक्वालिटी यूज नहीं करनी आपने, मार्कोव इनइक्वालिटी क्वेश्चन आएगा और चेबीशेव इनइक्वालिटी पे आएगा, यही दोनों है, इवन सिलेबस में जेनसन इनइक्वालिटी भी मेंशन नहीं है जैम में, है ना, वो चीज है।
तो जो मेंशन है सिलेबस में उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। अब जैसे ये लोग फ्रेम कर रहे हैं तो ये जो भी क्वेश्चन मिला उसको उठा कर रख दिए उस तरह से। बट ऐसा नहीं है कि ना कुछ भी पूछ लेगा आपसे। स्पेशली तुम देखोगे 21-22 के पेपर में जब से ये इनइक्वालिटी आ रहा है उसमें स्पेशली मेंशन भी है क्वेश्चन में यूज चेबीशेव इनइक्वालिटी या यूज मार्कोव इनइक्वालिटी, उस तरह से है। तो इस तरह क्वेश्चन सिलेबस हाँ छोड़ने लायक है, या तो समझ लो या फिर जस्ट आउट ऑफ सिलेबस है। क्योंकि मार्कोव अगर लगाओगे x मोर देन t में हम जानते हैं लेस देन इक्वल टू क्या होगा ex अपॉन t। अब देख लो इसको कंपेयर करके ex अपॉन t क्या उस तरह फॉलो कर रहा है, मतलब फिर वो है ना। तो ये डायरेक्टली इनइक्वालिटी उस पर बेस्ड है नहीं जहाँ तक मुझे लग रहा है। बाकी किसी को कोई पॉइंट है तो यू कैन टेल अगर आप कुछ सोच रहे हो तो। टू टाइम्स स्क्वायर बी में भी क्या एक्स बार है ना, मोड़ देते हैं। हाँ मीन पता हो तो कुछ कर सकते हो तुम, क्योंकि चेबीशेव लगाने के लिए मीन पता होना चाहिए एक्स बार माइनस म्यू। हाँ सर। तो ये वही आउट ऑफ सिलेबस टाइप का, इसको हटा दो। सर ये ऐसे है शायद से कि एक्स साइज फॉलो नॉर्मल 0, सिग्मा स्क्वायर। ओके तो उससे करके देख लीजिए। हम मतलब जैसे आईआईटी कोई भी पर्टिकुलर चलो डिस्ट्रीब्यूशन मान लिया फिर तो ये जो ऊपर अजम्पशन है सेटिस्फाई कर रहा है e की पावर लैम्डा x लेस देन इक्वल टू दिस। लेस देन नहीं सर, वहां पे शायद इक्वल टू ही होना चाहिए। हाँ तो मतलब ठीक है कोई एक हो जाएगा तो आप, क्योंकि हम जब एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाँ चलेगा, मतलब इक्वलिटी भी चलेगा। सो लाइक लेस देन इक्वल टू तो इक्वल हाँ तो हो भी सकता चलेगा। है। मतलब जैसे क्या होता है कि आपको एग्जांपल ले रहे हो तो उसको अजम्पशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इक्वल टू है तो भी ओके है। सो x1 x2 xn आईआईडी डिस्ट्रीब्यूशन है सच दैट e की पावर लैम्डा x लेस देन इक्वल टू e की पावर लैम्डा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर बाय 2। ओके तो नॉर्मल में e की पावर लैम्डा x ये आएगा, ये वेरीफाई करना पड़ेगा। ओके उसके बाद फिर वो चेक कर लो। फिर तो नॉर्मल से वेरीफाई कर सकते हो ओके, बट इन जनरल है ना अगर चेक करना है तो वैसा नहीं देगा आपसे। ऐसे लग तो इस राइट साइड में एमजीएफ टाइप का लग रहा है ना ऐसा कुछ ऑप्शंस में। इसमें है कि न्यू टी प्लस, अच्छा माइनस में है ना। कोई नहीं, इस तरह क्वेश्चन है ना जैम में आए नहीं पाएंगे नहीं। ये इनइक्वालिटी अगर कुछ आता है तो मेंशन रहेगा, तुम्हें दिखेगा मार्कोव या चेबीशेव सिर्फ यूज करने हैं जैम में स्पेशली। ठीक है नेक्स्ट बताओ। इससे कोई क्वेश्चन छोड़ देना, मतलब आएगा ही नहीं पहली बार जैम में, क्योंकि वो मेन उसी पे बेस्ड आएंगे चेबीशेव में मार्कोव पे। और कुछ है? इसका डिस्कशन पहले भी हुआ होगा शायद, अगर रिपीट हुआ या तो नहीं हुआ तो फर्स्ट टाइम कर रहे होंगे। हो गया सारे खत्म। तो ऐसा करते हैं नेक्स्ट क्लास में 22 का पेपर करते हैं, ठीक है 2022 का पेपर पेंडिंग है ना। सो जैम 22 का पेपर करते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर वो टेस्ट अभी तक नहीं हुआ सर, मैं बोल रहा था कि जो टेस्ट 30 लास्ट हुआ था वो वाला नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करवा दे तो अच्छा होगा। कौन सा टेस्ट इसमें है इस वाले में न्यू पोर्टल पे? हाँ सर टेस्ट 30। अच्छा एक मिनट। सर हेलो, जी 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 बोलिए। अभी जो टेस्ट कराया था ना उसमें एमएसक्यू में एक डाउट था, मैं भूल बोलिए। पूछ लोकेशन मैं बोलता हूँ सर 36 में। x1 x2 xn भी रैंडम सैंपल फ्रॉम नॉर्मल mu1 पॉपुलेशन है ना, वेयर mu इज अननोन, x बार दे रखा है। तो कोवेरिएंस बिटवीन बोल दीजिए तो क्या दिक्कत है इसमें? सी वाले में से सी ऑप्शन में जेड है, इफ जेड है x4 माइनस म्यू अपॉन x3 माइनस म्यू, तो कह रहा है कि mzt इज बाउंडेड। तो mzt क्या है? m तो क्या है मतलब वो है ना mgf। हाँ सर। तो इसको ट्राई करो कन्वर्ट करने का। तो x4 माइनस म्यू इसका वेरिएंस कितना 1 है, तो न्यूमरेटर क्या हो गया नॉर्मल अपॉन नॉर्मल टाइप का स्टैंडर्ड नॉर्मल। तो स्टैंडर्ड नॉर्मल का डेरिवेटिव हाँ क्या होता है, सॉरी स्टैंडर्ड नॉर्मल का रेशियो क्या फॉलो करता है? कॉची।
थ्योरम है ये। हाँ सर। हाँ तो उसको यूज करो, हो जाएगा। हाँ सर। तो कॉची का एग्जिस्ट ओके नहीं ओके। कॉची का एग्जिस्ट नहीं करता हाँ है। हाँ 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 हाँ। ठीक। 47 का 47 तो ये 47 कह रहा है कि x कॉची है 0 1 है, देन मोड ऑफ द रैंडम वेरिएबल 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। पर ये थ्योरम देखना पड़ेगा कि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स क्या फॉलो कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है इसका। या तो ऐसे यूज कर लो, या नहीं याद है तो डिराइव कर सकते हैं ट्रांसफॉर्मेशन से। हाँ जी, कोई बताओ ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा। मतलब कॉची में कुछ थ्योरम होगा। मोड का मतलब है कि इसका पीडीएफ मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे लेगा, है ना। दिस इज मैक्सिमम एट व्हाट वैल्यू। कॉची में क्या होता है, एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर है ना। सो कॉची में एक्स रियल नंबर है, तो आपको ये देखो एक तरीका है इसका अप्रोच, अगर तुम्हें नहीं पता है रिजल्ट, ये रिजल्ट मुझे लग रहा है कोई होगा, देख लेते हैं क्या है, नहीं तो फिर ट्रांसफॉर्मेशन करो। सो एफ एक्स ऑफ एक्स मुझे पता है कि 1/पाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इज रियल नंबर। अब आपके पास y जैसे है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। तो जहां तक मुझे याद है बीटा उटा कुछ आता है, याद आ रहा है, मैं कंफर्म कर लेता हूँ जस्ट। सो तुम चेक कर सकते हो, जब तुम क्वेश्चन कर रहे हो घर पे भी देखो, जस्ट चेक द रिजल्ट, ऐसा कोई रिजल्ट है क्या। हाँ तो अगर चेक करोगे तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं दिखा मेरे को, मैंने ढूंढा था। तो चेक करते हैं। कॉची में तो नहीं यहाँ पर बात की में, बट दूसरे वाले में होगा, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा उसमें हो सकता है। अच्छा अगर मैं इसको क्या करूँ, चलो ट्रांसफॉर्मेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से तुम अगर निकालो, चलो मान लो जैसे एफ एक्स है, सपोज मेरा एफ एक्स है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है ना। तो एफ डैश एक्स क्या होगा यहाँ से, चेक करो कोई नेगेटिव या पॉजिटिव है। ये मोनोटोनिक फंक्शन है आई थिंक, चेक करो ये मोनोटोनिक है, डेरिवेटिव निकाल के देख लो। सो यू का डेरिवेटिव माइनस 1 टाइम 1 प्लस एक्स है ना, माइनस 1 टाइम 1 माइनस एक्स है ना, अपॉन में हो गया 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चेक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये -2 पर आ रहा है ना, ये नेगेटिव है, इसका मतलब है कि मोनोटोनिक है। तो ये मोनोटोनिक है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं हम। तो फॉर्मूला क्या है कि मुझे y का पीडीएफ चाहिए, तो y का पीडीएफ क्या है, पीडीएफ ऑफ x इंटू डी एक्स अपॉन डी वाई। सो पीडीएफ ऑफ x है 1/पाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स अपॉन डी वाई, तो यहाँ से डी एक्स अपॉन डी वाई निकालो, तो डी वाई तुम्हें आंसर y के टर्म में चाहिए, ठीक है ना। पहले तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकालो, y के टर्म में क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देखो क्या आता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद तो इसमें क्या प्रॉब्लम, तुम y का पीडीएफ निकालो ना, फिर इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करोगे, x की वैल्यू आएगी y के टर्म में, वो यहाँ पुट करेंगे हम, फिर डी एक्स अपॉन डी वाई, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से वो सॉल्व करेंगे तो मुझे पीडीएफ मिल जाएगा। किसका पीडीएफ मिलेगा, वाई का सर। y का, ठीक है। यहाँ से x निकालना पहले, फिर x से डी एक्स अपॉन डी वाई निकालना, तो y के टर्म में आ जाएगा। इस x को हटा के ये जो आएगा वही यहाँ पुट करना है x की जगह, क्योंकि मुझे यहाँ y के टर्म में आंसर चाहिए। तो ये आ गया y का पीडीएफ। फिर देख लो ये एक फंक्शन हो गया। अब मोड क्या होता है किसी पीडीएफ का, अब y का पीडीएफ मेरे पास है, तो देख लो ये किस पॉइंट पे मैक्सिमम है। तुम्हें चेक करना है कि y की वैल्यू जिसके लिए एफ वाई ऑफ वाई इज मैक्सिमम, तो वो y ऐसा क्या है, वही आंसर है। ओके सर। तो ये लॉन्ग अप्रोच हो गया जहां तक मुझे लग रहा है। मतलब ये अगर तुम्हें डायरेक्ट कोई रिजल्ट याद हो, या अभी तुम पीडीएफ निकालोगे ना, तो तुम्हें खुद ही प्रूफ कर दिया रिजल्ट, वो देखना कुछ स्टैंडर्ड पीडीएफ टाइप का आ जाएगा, कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा जहां तक मुझे लग रहा है। तो फिर उससे क्या है कि तुम्हें रिजल्ट याद रख सकते हो कि ऐसा होता है। सर एक्स की वैल्यू तो वाई के साथ नहीं आएगी, मतलब वाई की वैल्यू हाँ हाँ
सॉरी सर, x की वैल्यू तो y के साथ में आएगी ना सर, मतलब जैसे यहाँ y इन टर्म्स ऑफ x है तो यहाँ x इन टर्म्स ऑफ y आएगा ना, ओनली y। वही बोल रहा हूँ सर कि ओनली y तो यहाँ पर नहीं आ पाएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर y करें। आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फिर x वालों को एक साइड बुलाओ तो ये सेम ही आएगा जहां तक मुझे लग रहा है। चेक करो, 1 आ माइनस जाएगा। 1 प्लस वाई आएगा। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे ना तो y प्लस एक्स वाई दिख रहा है लेफ्ट साइड में, और राइट क्या है 1 माइनस एक्स, तो x को लेफ्ट में बुलाओ और वो अकेला y को राइट में भेज दो। तो ये हो गया तुम्हारा जब लिया तो y प्लस 1, ये सेम ही आ जाएगा। चेक करो, नहीं सर, 1/1 + 2y ऐसा कुछ आएगा सर। चेक करो, करके देखो, ऐसे तुक्का नहीं, चेक करके देखो क्या आता है। 1 सेम ही - x over 1 + x। ठीक है ना, यही आएगा ना। सो अब ये आ गया। सो उसके बाद फिर ये है ना इस तरह से है, बाकी करो प्रोसीजर तो ये आ जाएगा। तुम्हें x चाहिए तो x को अकेला एक तरफ बुला लो, बाकी y को एक तरफ शिफ्ट कर दो, वो चीज, तो यही वाला आ जाएगा। फिर उससे करके देखो, नहीं तो फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ेगा। ओके सर सर, ऐसे देख के बोल सकते हैं कि कोचिंग फॉलो करेगा? देख के ना डिराइव करके देखना पड़ेगा। यहाँ से क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन एक दूसरे ना, मतलब कौची ही आ रहा है क्या, वो है। हाँ, कोची और बट ऐसे थोड़ा मुश्किल है, मतलब अगर रिजल्ट तुमने प्रूव कर लिया तो एक माइंड में ट्यूशन आ जाता है। क्योंकि मुझे खुद भी याद नहीं है, तो नहीं याद है फिर प्रूव करना पड़ेगा। अगर याद है तो इजी हो जाता, टाइम बचता, वो चीजें। थोड़ी सी जितनी प्रैक्टिस करते हैं ना, इसलिए इतना चीजें दिमाग वो रहता है, प्रैक्टिस रहती है तो चीजें दिमाग में ऑलरेडी फिट रहती है। नहीं तो उस टाइम आपको प्रूव करना पड़ेगा। प्रैक्टिस इसलिए बहुत जरूरी है। सर 50 वाला क्वेश्चन नहीं हुआ। So 50 PQ be a line segment of length beta midpoint R. A point A से chosen at random। ये जहाँ तक मुझे लग रहा है रोहतगी का ये एग्जाम्पल है, चेक करना चैप्टर 1 में। तो x distance S to P be a random variable having uniform distribution on 0 beta। और जहाँ में भी एक क्वेश्चन आया पहले, बहुत पहले आया, लाइक वो 2011-12 के अराउंड आया हुआ है, सब्जेक्टिव जब आते थे तब शायद। सो random having uniform distribution on this, find the probability। और ये स्टार्टिंग में हमने किए होंगे थ्योरी वाले लेक्चर में। देखो कि अच्छा बताओ, कोई 3 लाइन सेगमेंट ट्रायंगल कब बनाएगा, इसका क्या तरीका है। कोई 3 लाइन सेगमेंट ट्रायंगल कब बनाएगा, क्या रूल है। दोनों साइड का सम किसी दूसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। तो वही करना है यहाँ पे कि 2 साइड का सम तीसरे ज्यादा। ये क्वेश्चन रोहतगी में है, एग्जाम्पल में है, चेक करो जाके। सो शुरू में वहाँ हाँ देखो, सर, ये आपने करवाया तो है। हाँ शुरू में एक बार डिस्कस किया होगा हमने, और रोहतगी में एग्जाम्पल ही है, और एक बार पेपर में भी शायद इस तरह क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन। तो अब चेक कीजिए, मिलेगा रोहतगी में एग्जाम्पल। बस यहाँ कॉन्सेप्ट इतना ही है कि आपने लाइन सेगमेंट को 3 पार्ट में बांट दिया मिड पॉइंट लेके, जैसे इस मिड पॉइंट हो गया। अब बाद में फिर उसने क्या कहा कि इसका पूरा लेंथ बीटा है और आर मिड पॉइंट है, ठीक है ना, पी क्यू है और आर मिड पॉइंट है। चलिए पी क्यू और ये आपका आर मिड पॉइंट है। तो ऐसे तो लेंथ यहाँ β/2 है इधर, और ऐसे लेंथ अभी β/2 है। अब इन्होंने कहा है कि x जो है डिस्टेंस फ्रॉम s टू p, तो s क्या है यहाँ, अ पॉइंट s इज चूजन एट रैंडम ऑन पी क्यू। तो आपने पी क्यू पे एक पॉइंट s लिया, अब वो कहीं भी हो सकता है वो ना, पी क्यू पे लिया आपने, पी क्यू पे एस पॉइंट कहीं भी आपने सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे मान लो चलो यहाँ ले लिया अभी के लिए, तो ये अब ये है ना, यहाँ पे क्या होगा, जो x है वो 0, यहाँ 0 है और ये बीटा है, मतलब ऐसे देखो तो लेंथ बीटा है। तो एस जो है, मान लो x जो है पोजीशन है उस पॉइंट का, तो x फॉलोज यूनिफॉर्म 0 बीटा, हालांकि वो क्वेश्चन में भी लिखा है। तो डिस्टेंस फ्रॉम s टू p लेट x, अच्छा x डिस्टेंस है क्या s से p का, हाँ वही लिया मैंने भी ना, s से p का, ठीक है, s से p का डिस्टेंस है यहाँ से 0 से वहां तक। तो ये कुछ भी हो सकता है 0 से लेके ना बीटा तक। तो कह रहा है रैंडम वेरिएबल है, यूनिफॉर्म है 0 बीटा पे। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट पी एस क्यू एस एंड पी आर। सो पी एस
जो कि x है, QS जो कि बीटा माइनस x है, और PR जो कि बीटा बाई 2 है। ठीक है, तीन साइड आ गया, मतलब 3 लेंथ आ गया। ठीक, लास्ट में PR, ठीक है ना। अब फिर से तुम्हें ही सोचना है, मैंने बोला कि 3 साइड ट्रायंगल कब बनाएगा, तो हमें ये प्रॉपर्टी निकालनी है कि किसी भी 2 का सम तीसरे से ज्यादा हो, यही ना। तो x प्लस बीटा माइनस x शुड बी मोर देन बीटा बाई 2, पहला केस। इंटरसेक्शन, ठीक है ना, इंटरसेक्शन है, एक कलेक्शन ये हो गया इंटरसेक्शन। अब तीनों का कॉमन सोल्यूशन निकालना है, ये जो मैं कॉमा लिखूंगा, कॉमा मतलब वही हुआ। फिर 2 ऐड करो कोई दूसरा, x प्लस बीटा बाई 2 शुड बी मोर देन बीटा माइनस x। अब तीसरा कंडीशन, बीटा माइनस x प्लस बीटा बाई 2 शुड बी मोर देन x। अब देखो इसका कॉमन सोल्यूशन क्या है, इससे आ जाएगा। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, ये तो हो गया बीटा मोर देन बीटा बाई 2, तो ये पूरा सैंपल स्पेस हो गया ये तो। इंटरसेक्शन यहाँ से सॉल्व करके देखो, सो 2x, तो x मोर देन बीटा बाई 4, चेक करो क्या ये है, 2x है ना मोर देन बीटा बाई 2, एंड यहाँ से आ जाएगा, उधर सॉल्व कर लो 2x, ठीक है ना। तो देख लो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है x लेस देन 2x, तो x लेस देन हो जाएगा, और 3 बीटा बाई 4। सो अब चेक करो, तो ये तो सैंपल स्पेस ही हो गया था, इसका इंटरसेक्शन किसी के साथ वही होगा, तो पॉइंट हमारे पास बस ये दोनों है, तो ये रिड्यूस होके आ गया x मोर देन बीटा बाई 4 इंटरसेक्शन x लेस देन 3 बीटा बाई 4। थोड़ा सा फिर से इसको ठीक से लिख लें, तो ऐसा हो गया कि x मोर देन बीटा बाई 4 लेस देन 3 बीटा बाई 4। अब देख लो तुम्हारा x किस इंटरवल में था, या तुम ऐसे लिख लो, है ना, तुम इसको इंटीग्रेट कर लो 0 से, सॉरी 0 से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बस ये सपोर्ट के अंदर है ना, सपोर्ट के अंदर होना चाहिए ये चीज। हाँ सर। तो सपोर्ट के अंदर है, तो बस यहाँ से हो गया बीटा बाई 4 से 3 बीटा बाई 4, और PDF क्या है बीटा का, 1 बाई बीटा dx। तो क्या आंसर आ गया, 3 बाई 4 माइनस 1 बाई 4, कितना आ गया, 2 बाई 4, 1 बाई 2 हो गया, चेक करो। हाँ सर, हाँ सर, समझ में आ गया सर। ओके, ठीक है। और नो सर, बस यही डाउट थे सर। तो नेक्स्ट क्लास में 2022 का पेपर करते हैं, आप लोग भी देख लीजिएगा, तो मैं भी एक बार देख लूंगा, तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे 22 का पेपर 2022 जैम का। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट।